सो रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि अमेरिका ने ऑफर करा था इंडिया को इनडायरेक्टली कि वो अपने जो F-35 एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट वो ऑफर कर रहे हैं एट अ वेरी यू कैन से हायर रेट, जो कि पड़ रहा है आराम से 90 से लेके $100 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट। फिर इसी बीच में कहानी में कूदता है रशिया एंड वो काउंटर ऑफर करता है। वो कहता है कि नहीं, आप हमसे हमारा एयरक्राफ्ट लो जो कि है सुखोई Su-57 एंड हम आपको वो एयरक्राफ्ट F-35 के मुकाबले आधे दाम पे बेचेंगे जो कि है $50 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। बट ये एक कह लीजिए कि एक आयरनी है, या फिर आप कह लीजिए कि ये कारमा काम कर रहे हैं इसमें, कि एक समय था ज़्यादा दूर नहीं 15-20 साल पहले कि इंडिया यही एयरक्राफ्ट रशिया के साथ मिलकर बना रहा था, जिसका उस टाइम पे नाम दिया गया था FGFA, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। एंड उस टाइम पे जो उसकी कॉस्ट थी उसको डेवलपमेंट की $250 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। सो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो ये एक एयरक्राफ्ट है जो हमें 5 गुना महंगा पड़ रहा था कुछ साल पहले, आज रशिया उसको कौड़े के भाव पे बेच रहा है। एंड कौड़े के भाव पे भी नहीं बेच रहा है, बल्कि वो उसकी जो ट्रांसफर ऑफ पूरी टेक्नोलॉजी है वो भी देने की बात कर रहा है। एंड इससे इंडिया को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, एंड इंडिया ने इस पूरे FGFA प्रोग्राम से क्या लेसन लिया, आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में वो जानेंगे। तो बिना देरी करे गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम विच इज़ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। सो देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा होता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी उसके अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो इतने तेज़ उड़ रहे होते हैं। एंड उनको गाइड करने के लिए रेडार्स का इस्तेमाल करा जाता है। बट जैसे लड़ाई स्टार्ट होती है तो उन्हीं रेडार्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि उनको पकड़ पाए, उन पर लॉक करा जाए और उनको फटाफट मार गिराया जाए जितना जल्दी हो सके। फिर क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट होती है लड़ाई चूहे बिल्ली की। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एयरक्राफ्ट अपने बहुत तेज बनाने स्टार्ट करे, एंड जो ऑफेंसिव वाले थे उन्होंने अपने वेपन्स और उनकी रेंज और बढ़ा दी। फिर क्या हुआ, एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि हमारे एयरक्राफ्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो रडार्स की जो तरंगे आती है वो उस पर आएंगी तो सही, बट वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएंगी, या तो ऑब्जर्व हो जाएंगी या तो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो उसका नाम दिया गया था जियोमेट्रिक स्टाइल्थ, कि एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो पूरे इसको चकमा दे, एंड फिर बाद में उसके ऊपर रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल लगा के उसको पूरी तरीके से स्टाइल बनाया जा सके। एंड जो ये पूरी टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, एंड इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसको बार बार मेंटेन करके रखना, जिससे कि इसकी जो लागत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इन अ नटशेल एयरक्राफ्ट एक ऐसी चिड़िया है जिसको आप देख तो नहीं सकते, बट जब तक वो आपके पास आती है तब तक आपका काम आराम से तमाम हो चुका हो सकता है। सो बात है सन 2007 की, तो उस टाइम पे जो हमारा तेजस प्रोग्राम था वो भी चल रहा था। एंड उस टाइम पे जो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा कि यार आने वाले जो 30-40 साल है उसमें जो लड़ाई का मैदान रहेगा वो कैसा रहेगा, सिनेरियो कैसा रहेगा। तो वो कहीं कंक्लूजन पे पहुंचे, तो उसमें ये भी कंक्लूजन था कि जो आर्म ड्रोन्स होते हैं मिसाइलों के साथ वो भी होंगे, AI का काफ़ी इस्तेमाल होएगा, एंड उसमें सैटेलाइट्स का भी खूब ज़्यादा इस्तेमाल होएगा, एंड जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इतने स्टाइल होंगे कि वो रडार के उसमें पकड़ने भी आएंगे। तो फिर इंडिया ने सोचा कि हम चेक कर लेते कि हमारे पास कौन कौन से इस टाइम पे एयरक्राफ्ट है, तो उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी एयरक्राफ्ट नहीं थे। एंड ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका था उस टाइम पे वो अपना F-22 रैप्टर बना चुका था और वो ऑपरेशनल भी था, एंड उसकी कैपेबिलिटीज ऑफ द चार्ट थी। और दूसरी साइड जो हमारा राइवल था चाइना, वो उस टाइम पे J-20 जेंगडुंग वो उस टाइम पे बना रहा था, एंड उसकी टेस्ट फाइट हो रही थी जो कि फाइनली थी 2011 में। तो उससे थोड़ी नर्वसनेस होती है इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को कि यार हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी नज़र घुमाई हमारे जो पुराना दोस्त है USSR, अब बाद में जब वो रशिया बन गया, कि यस हमारे तो उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, एंड रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकल नो हाउ, वो उनके पास काफ़ी टाइम पहले की है। एंड हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, एंड हम फंडिंग भी आधी आधी करेंगे, एंड उससे जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी हम आधी आधी शेयर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट भी बचेगी एंड दोनों कंट्रीज का फ़ायदा भी होएगा, एंड इससे कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा काउंटर करने का भी चांस मिल जाएगा अमेरिका की जो डोमिनेंस होती है, खासकर जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है बोइंग या लॉकहीड मार्टिन को। एंड इसके तहत इंडिया ने क्या करा, 2007 में उस टाइम पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उन्होंने एक MOU साइन करा रशिया के साथ, एंड $250 मिलियन इनिशियल स्टेज में दिए ये चेक करने के लिए कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो उसका नाम दिया गया था, इसको स्टडी कैसे करा जाए, उसकी प्लानिंग कैसे करी जाए। एंड प्रॉब्लम फिर यहीं से स्टार्ट होती है। जो सबसे पहले प्रॉब्लम गाइस स्टार्ट होती है वो हमारे घर के अंदर से स्टार्ट होती है। तो हमारे घर में तो हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो है इंडिया, एंड यहाँ पे 3 गुटों में हमारा जो था वो बढ़ गया।
तो जो पहला गुट था वो था हमारा जो पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो कि हमारी सरकार थी। दूसरा गुट था इंडियन एयरफोर्स, एंड जो तीसरा गुट था वो था DRDO। सो अपना फेस दिखाने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो जनरली फेवर करती है सेंटिमेंट्स को, एंड उस टाइम पे जो सेंटिमेंट्स थे वो रशिया के साथ थे। एंड इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि वी विल गो विथ रशिया, क्योंकि हमारे संबंध काफ़ी अच्छे भी है एंड हमें पता भी होता है कि रशियन इक्विपमेंट्स कितने कारगर होते हैं एंड वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं एंड ईजी टू मेंटेनेबल होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो इंडियन एयरफोर्स थी उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई थी, एंड दे न्यू कि उन्हें किस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए, एंड उन्हें उनको ट्रूली जो कैपेबिलिटीज थी वो पता थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो इंडियन एयरफोर्स है एंड उनको तो पता ही होगा। और वो जाना चाहते थे अमेरिका के साथ, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी एंड F-22 ने अपना नाम काफ़ी कमा रखा था। बट आपको तो पता ही कि जो हमारी मिलिट्री वो पॉलिटिकल के अंडर ही काम करती है, बट दे वेंट अलोंग विद द डिसीजन कि यस, अगर हमारी सरकार चाहती है कि हमें Su-57 चाहिए तो हम भी Su-57 के साथ चले जाएंगे। फिर कहानी में आती है तीसरी, DRDO। तो DRDO ने दोनों से डिसएग्रीमेंट करा और DRDO ने ये बात बोली कि यार जो टेक्नोलॉजी आप रशिया के साथ डेवलप करना चाहते हो उसमें से तो आधी ऑलरेडी हमारे पास है ही, एंड आधी जो है वो हम खुद ही डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास LC जो तेजस था प्रोग्राम चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने वो सीख ली थी कैसे बनाते हैं। एंड विद इन 5 to 10 ईयर्स अगर आप हमें प्रॉपर फंडिंग दोगे, प्रॉपर हमें पूरी सपोर्ट दोगे तो हम इसको बना लेंगे, बजाय कि आप रशिया को पैसे दो और वहाँ से फालतू का खर्चा हो। बट एज यू नो कि DRDO वो भी सरकार के अंडर ही काम करती है, एंड दे ऑल वेंट अहेड विथ सुखोई Su-57 प्रोग्राम, जो कि उस टाइम पे FGFA के नाम से जाना जाता था। फिर गैस कहानी में प्रॉब्लम आती है फिर दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि है इंडिया और रशिया का। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में जाना है कि तीनों ब्रांचेज में थोड़ा डिफरेंस था, बट वो उन्होंने एक साथ एग्रीमेंट करा और वो दे वेंट अहेड विथ सुखोई Su-57। बट फिर दिक्कत आई इंडिया की तरफ से, जो कि सबसे पहले दिक्कत थी नंबर ऑफ ऑर्डर्स को लेके। तो उस टाइम पे सरकार ने अपना रुख क्लियर नहीं किया था कि उनको कितने एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हम फ्यूचर की बात कर रहे थे 15-20 साल में, एंड हमें अपने काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट थे उनको रिटायर भी करना था, एंड हमें ये भी नहीं पता था कि किस रेट पे रिटायरमेंट होगी एयरक्राफ्ट की, एंड उस हिसाब से परचेज भी करेंगे। सो पहले नंबर दिया गया कि हम पहले 261 एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे। फिर बाद में स्टेटमेंट चेंज करी गई कि हम 261 तो नहीं करेंगे, बट हम एक काम करेंगे, हम ना 60 एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे रेडी टू फ्लाई, कि वो रशिया में बने होंगे, सब कुछ रशिया में होगा, बट हम डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो हमें हमारा जो सेलर था रशिया उस टाइम पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो उन्होंने भी थोड़ा बताया कि यार हमें थोड़ा क्लियर करो कि कितने का हमारी डील हो सकती है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो भी बच जाए। बट जो प्रॉब्लम थी वो रशिया के साइड से भी थी, एंड रशिया के साइड जो प्रॉब्लम थी वो और भी ज़्यादा सीरियस थी। सो देखिए गाइस, जो प्रोग्राम था FGFA का, उसमें हमारी डील थी रशिया के साथ, बट हमसे बिना पूछे रशिया ने क्या करा, जो UAE है उसको भी इन्वॉल्व कर दिया। इससे जो इंडिया और रशिया था उसके बीच में थोड़ी सी खटास आ गई उस टाइम पे, जो कि हमारी मीडिया ने अच्छे से कवर अप करा था कि आज से की बात किसी को पता नहीं है। तो हमने भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट दिया कि यार हम टेक्नोलॉजी हाफ हाफ शेयर करेंगे, तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे रशिया के, वो खड़े हुए, उन्होंने ये बात बोली कि नहीं 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 नहीं, जो हमारा जो प्रोग्राम है ना FGFA का, उसका हम ऐसे करेंगे कि 200 एयरक्राफ्ट तो आप रखोगे, 200 एयरक्राफ्ट हम रखेंगे, और जो बच्चे कुछ 600 एयरक्राफ्ट होंगे वो हम एक्सपोर्ट के लिए रखेंगे। तो इंडिया साइड की यार टेक्नोलॉजी FGFA की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड ऐसे बहुत ही कम देश है, 1 या 2 देश, जिन्होंने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रॉपरली बनाया है, एंड आप इसमें एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हो, तो उसमें हमें तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होती है लड़ाई की। फिर बात और भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो रशिया था वो ये कहता है कि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जैसे कि नेविगेशन कंप्यूटर, मिशन कंप्यूटर, एंड जो काउंटर मेजर होते हैं, वो रशिया ने काफ़ी साल से बैठ के अपना आराम से डेवलप करा था, जब वो अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में उलझा हुआ था। एंड वही टेक्नोलॉजी हम गारंटी के तौर पर मांग रहे थे, एंड हम फ्री में तो नहीं मांग रहे थे, बट हम उसको आराम से 3 से 6 बिलियन डॉलर्स का हमारा डील हुई थी कि इसमें आप हमें ये सब शेयर भी करोगे। बट एंड टाइम पे जो रशिया है वो मुकर जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, हम आपको ये चीज़ देंगे नहीं, बट हम आपकी फंडिंग ज़रूर ले लेंगे। तो उस करके जो ये था, ये डील में और खटास बढ़ती चली गई। और एक ओवरऑल जब हमारे इंडिया के एक्सपर्ट्स ने जब कैलकुलेट करा कि जो कॉस्ट है यार वो हम 50% तो दे रहे हैं, बट जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमें 50% नहीं मिल रहा, बल्कि हमें उसका 13 या 15% ही मिल रहा है।
तो इस करके जो ये डील थी ये पूरा घाटे का सौदा साबित हो रही थी। एंड गाइस ये प्रॉब्लम तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई थी। जो इस पूरे पॉइंट में जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो था कॉस्ट का। सो कॉस्ट में ये था कि 2007 में हमने उनको $250 बिलियन, जो कि उस टाइम पे 1800 करोड़ रुपए थे, वो हमने रशिया को दे तो दिए थे। बट स्टार्टिंग के जो 10-11 साल थे, हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली उस पैसे का हुआ क्या। ना रशिया ने कोई अकाउंटिंग करी, ना उसको बताया कि हमने उसका किस चीज़ में डेवलपमेंट में इस्तेमाल करा है। फिर बात और ज़्यादा कड़वी हो जाती है जब रशिया कहते हैं कि ये तो बस एक इनिशियल स्टेज था एंड आपको तो हमें 45,000 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे ताकि जो डेवलपमेंट है वो जॉइंटली हो पाए। एंड इस पॉइंट को भी याद रखना कि इसमें हमें जो टेक्नोलॉजी है वो आधी भी नहीं मिल रही थी, बल्कि 15% ही मिल रही थी। तो टेंशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई थी और इनकी बात से और भी ज़्यादा ऊंच चली गई। बट एक कह सकते हैं कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल बैक्स उसका ये था कि जब हमने फाइन प्रिंट पढ़ा तो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा चौंक गए एंड उससे भी ज़्यादा चौंक गए इंडियन एयरफोर्स वाले। जब उन्होंने पढ़ा कि जो 50,000 करोड़ रुपए हमने दिए थे FGFA प्रोग्राम के तहत, वो तो बस एक डेवलपमेंट कॉस्ट बताई जा रही थी। एंड उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को हर एक एयरक्राफ्ट का 900 करोड़ रुपए और देना था परचेज करने के लिए। सो जिससे कि जो डील थी वो बहुत ही ज़्यादा लुडिक्रस लगने लगी। एंड अगर हम इस डील के साथ चले जाते तो आराम से हमारा 1 या 1.5 लाख करोड़ का बजट वो बढ़ जाता। तो उससे ये होता कि जो हम पेंशन देते हैं, जो सैलरीज देते हैं, वो हम अपने आर्मी पर्सनल को नहीं दे पाते। सो जो ये नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था इस पूरे प्रोग्राम को लेके, वो था इसका स्टेल्थ एस्पेक्ट। सो देखिए, इंडिया तो वैसे भी चाहता था कि हमें एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिले एंड ताकि हम उसको काफ़ी जो हमारी राइवल कंट्रीज है उससे हम उनको अपना बचाव भी कर पाए एंड ऑफेंस भी कर पाए एट द सेम टाइम। बट जो स्टेल्थ एस्पेक्ट करके हमें जो चूरन बेचा जा रहा था रशिया के द्वारा, वो एक तरह का मतलब कह लीजिए कि एक जुमलाबाजी थी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ था ही नहीं। जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे पूरी दुनिया के, उन्होंने जब चेक करा तो जो उसकी प्रोफाइल थी सामने से, यस वो ऑफ कोर्स एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाली थी एंड उससे जो रडार है वो पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था अलग अलग डायरेक्शन में। बट अगर वो रडार अगर साइड से देखे या ऊपर से देखे या नीचे से देखे या पीछे से भी देखे तो वे एक बहुत ही भीम का एक ट्रक की तरह दिख रहा था, जो कि इसकी जो पूरी एस्पेक्ट था, स्टेल्थ एस्पेक्ट था, वो खत्म करा था। तो इसको एक निकनेम दिया गया जो था इसका कि द डर्टीएस्ट एयरक्राफ्ट इन द फील्ड ऑफ स्टेल्थ। जो कंपटीशन था उस टाइम पे F-22 रैप्टर एंड F-35, तो उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन था वो था उनका 0.001 मीटर स्क्वायर। एंड जब इसको कंपेयर करा गया अपने Su-57 से, तो जो उसका रडार क्रॉस सेक्शन था वो आ रहा था 0.121, जो कि उसका आराम से 120 गुना था। सो ये एयरक्राफ्ट कहीं से भी बिल्कुल भी स्टेल्थ नहीं था। फिर जब हमने उसको कन्फ्रंट करा रशिया को, तो उन्होंने हमें बिल्कुल लुडिक्रस रीज़न दिए एंड फिर उन्होंने ये इसको इस तरह से पोर्ट्रे करा कि एक सुपर मनूवरेबल है, जो कि नहीं था, एंड ये सुपर क्रूज भी कर सकता है, जो कि वो भी नहीं था, क्योंकि उसका इंजन वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। फिर उन्होंने हमें बिल्कुल और कहानी सुनाई कि ये एग्जैक्टली हो सकता है बट आपको थोड़ी सी फंडिंग और करनी पड़ेगी। जो हमने $3 बिलियन दिए थे उसकी कॉस्ट बढ़ा के वो $7 बिलियन मांग रहे थे, ताकि जो 50-50% का हमारा करार था टेक्नोलॉजी का, उसको भी हम आराम से शेयर कर पाए, जो कि एक बहुत ज़्यादा आप लगा लीजिए कि एक स्कैम सा चल रहा था एंड स्टेल्थ इसमें थी भी नहीं। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि जो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इतना बनाना मुश्किल क्यों होता है। जब FGFA के तहत इसकी टेस्टिंग हो रही थी Su-57 की, तो इसका 17 बार ट्रायल लिया गया एंड 17 के 17 बार जो एयरक्राफ्ट है उसको रडार ने डिटेक्ट कर लिया। फिर बाद में जब बहुत ही ज़्यादा गहरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता लगा कि उस एयरक्राफ्ट में बस एक क्वार्टर इंच, जो कि इतना सा स्क्रू है जो पेच होता है, वो एयरक्राफ्ट से निकला हुआ था एंड उसकी वजह से जो पूरा एयरक्राफ्ट है वो रडार के पकड़ में आ रहा था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए होती है, जो कि अमेरिका ने उस टाइम पे अचीव कर ली थी। एंड इसको डेवलप करना, इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी कंट्री के लिए, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो राइवल नेशन है जिनसे हम परचेज करने की सोच रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी किस हद तक जा चुकी है। फिर बाद में क्या होता है कि इंडिया कुछ साल बाद इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर देता है, इसको घाटे का सौदा करार देता है एंड उसके बाद फिर जो हम है वो सीधा फ्रांस के साथ डील करते हैं एंड उनसे हम डायरेक्टली रफाल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो गलवान वैली इंसिडेंट था वो हो चुका था एंड हमें इमीडिएटली फायर पावर की नीड थी। इस पूरे इंसिडेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे जो अप्रोच थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी।
स्टार्टिंग से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, एग्जीक्यूटिव सिस्टम था, वो कहीं और जा रहा था। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की डिमांड थी वो कहीं और जा रही थी, एंड जो टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है वो कुछ और मांग रही थी। अगर हमें फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम्स आगे करने भी है फ्यूचर को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमें इन चीज़ों का एस्पेक्ट रखना पड़ेगा, एंड इन पूरी 3 चीज़ों को एक साथ आना पड़ेगा, ताकि जो इंडिया है वो अपने जो बॉर्डर्स है वो उसको आराम से सिक्योर कर पाए, एंड एक डिटरेंट का भी काम कर पाए। सेकंड जो इस पूरे इंसिडेंट से बात निकल कर आती है वो है मैनेजमेंट की। सी देखिएगा, इस FGF से पहले हमारा जो प्रोग्राम था तेजस का वो भी चला था, एंड वो इतना ज़्यादा लेट था कि उसको बनाने में इंडिया में 30 साल लग गए। एंड उस 30 साल में ये हुआ कि जो मेन कस्टमर था इंडियन एयरफोर्स, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं कंसल्ट करा गया कि आपको किस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए। एंड बाद में जब और बंदे बिठाएगा ये टाइम पीरियड खिंच के 30 या 35 साल हो गया, और बाद में ये हुआ कि जो नाम का तो ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट रहा कि ये हमने इंडिया में बनाया है, बट जो उसकी हार्ट और जो उसका सोल होता है वो हमने अमेरिका से डायरेक्टली परचेज करा। सो कहीं से भी जो ये इंडिजिनस है ये बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं रहा। एंड इंडिया को अगर और भी तरक्की करनी है तो इंडिया को जितनी भी ब्रांचेज है उन सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। सो बात कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी की। सो गाइज आज तारीख है 2025, एंड एज ऑफ दिसंबर 2024 जब कैलकुलेट करा गया तो रशिया के पास इस टाइम पे पूरे 30 भी नहीं बल्कि 29 सुखोई 57 है। एक टाइम पे जो रशिया इसको $250 मिलियन का बेच रहा था, आज वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करने में लगा हुआ है ताकि वो पैसा कमा पाए। ये मजबूरी आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई थी यूक्रेन के साथ भी स्टार्ट कर दी। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो रशिया है वो इतना ज़्यादा फ्रीज रहता है सर्दियों के टाइम पे कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रह सकता, उसका सारा जो डिपेंडेंस है वो डिफेंस पे रहता है। तो रशिया बिल्कुल कौड़ी के दाम पे बेच रहा है। सो आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया को डायरेक्टली जो कैपेबल एयरक्राफ्ट है बैटल टेस्टेड F सीरीज़ के F35 वो अमेरिका से परचेज करने चाहिए, या फिर जो पूरी टेक्नोलॉजी है जो नो हाउ है वो रशिया से इंपोर्ट करा लेके आ जाए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में बढ़ पाए। सो आपके क्या ओपिनियन है तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑप्शन है, एंड आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबा के चाहिएगा। तब तक लिए जय हिंद।